नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। आईआर से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 15वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के आईआर से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने डिमांड की है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब राइट्स हुए थे इस साल के शुरुआत में, उनमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, इसके आरोप लगे हैं, इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार देखो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये न्यूज़ में था, ये क्या है? कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का कोई ऑर्गन है या फिर एनजीओ है? इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है और पास्ट में पूछ चुकी भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसको इस्टाब्लिश किया गया था 1961 में। इसका बेस है लंदन में। पर्पस क्या है? देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट्स अगेंस्ट जो टॉर्चर हैं, उनसे संबंधित अगर राइट्स का वायलेशन होता है तो इसके बारे में आवाज़ उठाना, हाईलाइट करना इन इश्यूज़ को, ताकि विभिन्न सरकारों पर जिन पर आरोप लगे हैं इन राइट्स के वायलेशन के, उन पर प्रेशर डाला जा सके। 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिल चुका है। इंडिया देखो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का पार्ट है और इस मूवमेंट को लीड किया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। हमारे देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल का रजिस्टर्ड ऑफिस है बेंगलोर, कर्नाटक में। नेक्स्ट आर्टिकल आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलके 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स को ऑर्गेनाइज किया। ये जो नेटवर्क है थिंक टैंक्स का, इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। उस समय 7वां आसियान इंडिया समिट ऑर्गेनाइज हुआ था थाईलैंड में और उस मौके पर यह नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था थिंक टैंक्स का। इस नेटवर्क में थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स, सेकुलर्स, मीडिया, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब आते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि अपने अपने देशों की गवर्नमेंट्स को पॉलिसी इनपुट्स प्रोवाइड किए जा सकें और कैसे फ्यूचर में कोऑपरेशन किया जा सकता है उससे संबंधित भी डायरेक्शंस दी जा सके, रिकमेंडेशंस दी जा सकें। और जैसा आपको पता है, ये 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलके। थीम है आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड ईरा। देखो, थीम के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई बड़ी इवेंट है तो उसके बारे में थीम यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था कि 12th 5 ईयर प्लान की जो थीम है वो क्या है। तो 12th 5 ईयर प्लान तो देखो काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बजट की थीम यूपीएससी पूछ सकती है कि इस साल की बजट की थीम क्या है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का आप एनालिसिस करोगे तो उससे ये पता लगता है कि छोटे मोटे इवेंट की तो थीम यूपीएससी नहीं पूछती है। और हमेशा की तरह मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, पहले क्या हुआ है वो एनालिसिस तो हम कर सकते हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा वो तो सिर्फ संभावनाओं के बेस पे है कि पास्ट में क्या हुआ है उसी के बेस पे हम संभावना जता सकते हैं। फिर आप टाइम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो चीज़ें। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो आप पास्ट में जो पैटर्न है उसी के हिसाब से चल सकते हो, तो भी आप सेफ ही रहोगे। एकदम से पूरी तरह से यूपीएससी छोटे छोटे इवेंट्स की थीम पूछना स्टार्ट कर देगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपका सब कुछ तैयार है और आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इन छोटे छोटे इवेंट्स की भी थीम देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स इनोवेशन बेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं उनकी हाल ही में एक वीडियो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और इसमें चाइना ने प्रपोज किया कि ये कंसीडर किया जा रहा है कि ब्रिक्स का एक इनोवेशन बेस इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के बीच प्रैक्टिकल कोऑपरेशन हो सके इनोवेशन को लेके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। जैसे देखो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको लेके ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ में कोऑपरेशन हो, ताकि पोस्ट कोविड ईरा में
डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जा स्कीम। मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट की गई ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के द्वारा इस संदर्भ में कोऑपरेशन को लेके। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया ब्रिक्स इनोवेशन बेस को इस्टेब्लिश करके ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज में सस्टेनेबल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया और मालदीव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मालदीव के 2 आइलैंड्स में नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। तो अगर यूपीएससी पूछती है हाल ही में जो ये हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया ने इस्टेब्लिश किए या फिर इनको इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया ने ग्रांट दी, कौन से कंट्री में? आंसर होगा मालदीव। देखो, ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया और मालदीव की बढ़ती हुई पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल है। इंडिया और मालदीव ने एग्रीमेंट किया है, टोटल इंडिया $5.5 मिलियन की ग्रांट देगा इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स लोकल लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से होंगे। इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा सिटी और लोकल काउंसिल्स के द्वारा। इन प्रोजेक्ट्स की सहायता से जो लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और मालदीव की सरकार के जो प्रयास हैं डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ये फिश प्रोसेसिंग प्लांट जो इस्टेब्लिश होगा 2 आइलैंड्स पर, ये पहला प्रोजेक्ट होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है। क्यों न्यूज़ में आई है ये ट्रीटी? पाकिस्तान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित इश्यूज़ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर अटारी चेक पोस्ट के नज़दीक। हालांकि इंडिया ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया। वैसे देखो, पाकिस्तान ने काफ़ी बार इंडिया की सिंपल से सिंपल रिक्वेस्ट को भी मना किया है। जैसे जब टिड्डियों का अटैक हुआ था तो भी हमने कहा था कि भैया मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ताकि मिल के टिड्डियों के अटैक से लड़ सकें, कोऑपरेशन कर सकें, बट पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब इस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी 1960 में। इंडिया की तरफ से इस ट्रीटी को साइन किया था नेहरू ने और पाकिस्तान की तरफ से उनके राष्ट्रपति थे अयूब खान ने। कराची में ये ट्रीटी साइन हुई थी और मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था कि इंडस रिवर सिस्टम में 3 जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ब्यास, रावी और सतलुज, इनका एक्सक्लूसिवली इंडिया इस्तेमाल कर सकेगा। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, इनको एलोकेट किया गया था पाकिस्तान को। लेकिन इन रिवर्स के पानी को इंडिया इस्तेमाल कर सकता है डोमेस्टिक, नॉन कंजप्टिव और एग्रीकल्चर यूजेस के लिए। समझ गए? इन 3-4 यूजेस के लिए इंडिया इन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है। बाकी पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी ये 3 रिवर्स। ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के वाटर कमिश्नर्स 1 साल में 2 बार मिलेंगे और प्रोजेक्ट साइट्स पर टेक्निकल विजिट्स को भी अरेंज किया जाएगा। दोनों देश एक दूसरे से ये भी शेयर करेंगे कि रिवर में कितना वाटर फ्लो हो रहा है और कितने वाटर को दूसरे देश के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रीटी एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करती है जिसके तहत दोनों देश आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं इन रिवर्स के यूज से संबंधित। तो इसी ट्रीटी के अंदर जो प्रोविजन था कि वाटर कमिश्नर्स दोनों देशों के 1 साल में 2 बार मिलेंगे, पाकिस्तान ने कहा मिल लीजिए, इंडिया ने कहा हमें नहीं मिलना है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। हम नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में है। देखो, विभिन्न देशों में काफ़ी बवाल हुआ है इस बात पर क्या जनता को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और वो भी पीसफुली। मतलब कुछ लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट करने से बाकी लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट से संबंधित काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं। तो यूएन की एक कमेटी है, इन्होंने रीअफर्म किया है कि हाँ, जनता को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ऑनलाइन या फिर इन पर्सन, और ये उनका फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। हम
इन राइट्स की बात करें, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये देखो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसको अडोप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। मॉनिटर किया जाता है इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा। अभी भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा फ्रेश इंटरप्रिटेशन की गई है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली की। इस ट्रीटी में ये राइट है राइट ऑफ पीसफुल असेंबली, और इसकी फ्रेश इंटरप्रिटेशन की गई है यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा, जिसके ऊपर दायित्व होता है ये असेस करना, मॉनिटर करना क्या इस ट्रीटी को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है विभिन्न देशों में या फिर नहीं। तो ये कमेटी मॉनिटर करती रहती है इस ट्रीटी की इंप्लीमेंटेशन को। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करें इस ट्रीटी के बारे में, देखो जिन देशों ने इस ट्रीटी के प्रति अपनी कमिटमेंट जाहिर की है उनको कानून बनाने होते हैं इंडिविजुअल्स के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स और राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड ए फेयर ट्रायल। ये ICCPR यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स यानी ICESCR और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR, ये भी इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। इसके बाद कब इफेक्टिव हुई थी ये ट्रीटी? 1976 में। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। टोटल 168 कंट्रीज पार्टी हैं इस ट्रीटी की और 74 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया है। इंडिया ने देखो रेटिफाई तो किया था 1968 में, बट इंडिया ने इसको इनेक्ट करने के लिए अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में। अब अगला टॉपिक है एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। अब एनडीसी क्या होता है? एनडीसी मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस वो कंट्रीब्यूशंस थे जो कि देशों ने पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में दिए थे, पेरिस एग्रीमेंट में। इसके तहत कोशिश की जाएगी जो एशिया का ट्रांसपोर्ट है उसको किस तरह डीकार्बोनाइज किया जाए, मतलब उसमें से कार्बन का घटाया जाए उत्सर्जन और उसको काफी क्लीन बनाया जाए। नीति आयोग इंडिया में लॉन्च करने वाला है इसका इंडियन कंपोनेंट। कौन लॉन्च करने वाला है? नीति आयोग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, NDCTIA। ये क्या करेगा? डीकार्बोनाइज करेगा ट्रांसपोर्ट को। किस पीरियड में? 2020 और 24 के बीच में। यह 3 देशों में प्राइमरली करेगा, इंडिया, वियतनाम और चाइना में। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव IKI, और इसके अलावा जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी। ये सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कौन से 3 देश है बताइए? वियतनाम, चाइना और इंडिया। अब कहानी यह है कि इंप्लीमेंट होगा कैसे। इंप्लीमेंटेशन में 7 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हिस्सा लेंगी, जिसमें कि GIZ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, अगोरा, क्लोसैट और REN21 यानी फाउंडेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर 21st सेंचुरी। अब ये 7 की 7 एजेंसी आपको याद तो होंगी नहीं ऐसे इजीली कौन इसको कर रहा है, काफी कम कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है, पर आप एक बार देख लीजिए कि क्या क्या नाम है इसके, ताकि आपको जैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है। इंडिया में जो कंसोर्टियम है उसमें जो पार्टनरशिप ऑन सस्टेनेबल ग्लोबल कार्बन ट्रांसपोर्ट है यानी SLO CAT, इसको छोड़ के बाकी सारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंप्लीमेंट करेंगी नीति आयोग के साथ मिलकर। तो NDCTIA कंपोनेंट क्या है, किस पे फोकस करेगा? एक मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग फोरम बनाएगा ताकि प्रयास किया जैसे कि ट्रांसपोर्ट को किस तरह डीकार्बोनाइज करने का। अब भाई कैसे आप डीकार्बोनाइज करेंगे? आपको क्या क्या स्टेक होल्डर इसमें चाहिए? आपको इसमें बात करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के प्रमुख स्रोत है उनसे, आपको स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ेगा, अर्बन प्लानर्स को लेना पड़ेगा, आपको पब्लिक बॉडीज से बात करनी पड़ेगी, किस तरह से डिफरेंट तरीके से हर स्टेट या हर देश की अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाकर कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ट्रांसपोर्टेशन को डीकार्बोनाइज कर पाएंगे। कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए और क्या क्या किया जाए इसके विषय में। अब जब भी आप NDC की बात करें तो आपको याद होना चाहिए INDC क्या है, मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत सभी पार्टीज ने बात की थी। मतलब
पेरिस एग्रीमेंट में हर देश आगे आया था, उसने बोला था हम खुद से डिटरमाइन करेंगे हम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या था ये आपको याद होना चाहिए। इंडिया का कंट्रीब्यूशन था कि इसकी जो इमिशन इंटेंसिटी है इसको घटा के 2030 में 2005 के लेवल तक लाएंगे 33 to 35% में। इसके अलावा इनका ये भी इंडिया ने कमिट किया था कि इंडिया टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है फॉसिल फ्यूल एनर्जी से कम करेगा वो बाय 40%, और एक एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा 2.5 to 3 मिलियन टन्स का, जो कि कैसे आएंगे, या तो फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे या ट्री कवर बढ़ाएंगे। तो ये इंडिया के INDCs थे। मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप इसको पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इंडिया की क्या क्या इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं और क्या क्या किस पे काम कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल यूके के ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम के बारे में है। दूसरे देश की स्कीम के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, उसकी संभावना तो कम ही है, लेकिन ये स्कीम अपने आप में इंटरेस्टिंग है, मतलब मेंस में एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो कोविड-19 का रेस्टोरेंट्स पर और हॉस्पिटलिटी सेक्टर पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। लोग बाहर का खाना अभी पसंद नहीं कर रहे हैं, खाना डर है अभी भी। तो यूके की सरकार ने क्या किया है, बाहर जाके आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाके आपका बिल आता है $50, तो 50% आपका जो पैसा है सरकार देगी आपकी तरफ से उस रेस्टोरेंट को। तो $50 का 50% कितना हुआ, $25। लेकिन सरकार ने एक लिमिट लगा दी कि हम $10 से ज़्यादा नहीं देंगे पर हेड। और मंडे टू वेडनेसडे एक हफ्ते में जब भी कोई बाहर जाके खाना खाएगा 50% पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। टेक अवे यानी कोई घर लेके जाता है खाना, उस पर यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। मर्जी कोई कितनी बार खाना खाए रेस्टोरेंट आकर, हर बार स्कीम का लाभ वो पर्सन उठा सकता है। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट, अब आते हैं यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा दिया है कि दुनिया में ग्लोबल टूरिज्म सेक्टर को $320 बिलियन का लॉस हुआ है जनवरी से मई तक के बीच में, क्योंकि ये जो है वो 2009 से 3 गुना ज़्यादा है। 2009 में क्या आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उससे 3 गुना ज़्यादा है ये। और तो ये तो इनको भी डेटा हो गया, हमें पता है क्यों हुआ है, कोरोना का समय आया है, लॉकडाउन हो चुका है। तो पहली बात आती है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन का है ये क्या है। ये यूएन की एक एजेंसी है जिसका काम है प्रमोशन करना सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिबल, यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म का। टूरिज्म को इस तरह डेवलप किया जाए सस्टेनेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो और यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो। ये इस्टेब्लिश किया 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड, स्पेन में। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन की खास बात यह है कि करती क्या है, प्रमोशन करेगी टूरिज्म का, कैसे ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जो रीजन बुरी तरह एनवायरमेंटली डिग्रेडेड है वहाँ इको टूरिज्म डेवलप किया जाए, एनवायरमेंट को सस्टेनेबली एक्सप्लोर किया जाए, ना कि एक्सप्लॉइट किया जाए, ये इनका फोकस है। ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, किस बात की, ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म। ये इनका फोकस है कि ऐसा दुनिया में ग्लोबल कोड है टूरिज्म को लेकर, किस तरह टूरिज्म आपको सोशो इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट तो करेगा, पर जिसके नेगेटिव फैक्टर से पॉल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो गई, वो घटाया जाए, जंगलों पहाड़ों इन सबको ज़्यादा नुकसान ना हुआ जाए। तो इसके लिए ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म है, जो फोकस है इस ग्रुप का बढ़ावा देने का। ये क्या रिलीज करते हैं, इस बॉडी की एक फेमस रिलीज है, इंडेक्स है जो है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, जो है एनुअली रिलीज करती है। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। ये देखो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनाग्रल सेशन था, यानी पहला सेशन था। कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि उर्दू के जो लेखक या फिर साहित्यकार हैं, जिनको उर्दू के फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम पर अवार्ड्स और सम्मान मिल चुके हैं। उर्दू की फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, आगा असर, राम बाबू सक्सेना, दया शंकर नसीम। इस काउंसिल ने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी आयोजित किया ताकि इन लेखकों ने और साहित्यकारों ने उर्दू लैंग्वेज को जो सर्विसेज दी हैं उनके लिए उनको सम्मानित किया जा सके। लास्ट में बात करें इस काउंसिल की, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये देखो वर्ल्ड में बिगेस्ट उर्दू नेटवर्किंग हब है, ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको सेटअप किया गया था 1996 में। मकसद है उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट, डेवलप और प्रोपगेट करना। वैसे इस काउंसिल को अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।